वेलकम दोस्तों, मैं मनोज पाटीदार परफेक्ट एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। परफेक्ट एग्रीकल्चर ट्यूटोरियल्स संस्था कई सारे कोर्सेज करवाती है, जिसमें प्रमुख कोर्सेज में ICR, इसको कुछ लोग AIEEA के नाम से जानते हैं, AIEEA के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग इसको CPAT के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसी एंट्रेंस एग्जाम है जो यूजी में अंडर ग्रेजुएशन के लिए ली जाने वाली एक एंट्रेंस एग्जाम है। उसी तरह से PAT भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जाने के लिए यूजी के लिए होने वाली एक एंट्रेंस एग्जाम है। उसी तरह BHU भी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी के अंदर ली जाने वाली यह BHU की जो एग्जाम है अंडर ग्रेजुएशन टेस्ट के अंतर्गत ली जाती है। इन सारी, इसके अलावा बहुत सारी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की जितनी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है उन लोगों की हम लोग तैयारी करवाते हैं। इन लोगों की तैयारी हम 11 से ही क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम आज जिसके बारे में वर्णन करने वाले हैं, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शंस के रूप में बात करने वाले हैं, वो है वीट या गेहूं। गेहूं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गेहूं क्या है, गेहूं की खेती किस प्रकार से होती है, गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या है, कितना इसे फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आदि की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, गेहूं के साइंटिफिक नेम के साथ साथ कितना प्रोडक्शन होता है, वो हर चीजें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अपन गेहूं की बात करें कि गेहूं क्यों उगाया जाता है। क्योंकि गेहूं के बारे में कुछ बातें मैं बता दूं। गेहूं मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेबल फूड फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशंस। अपन कहेंगे पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का जितने भी ज्यादातर लोग हैं वह भोजन जो करते हैं वह गेहूं का ही ज्यादातर फूड या भोजन उनका होता है। मूल भोजन उनका क्या होता है, गेहूं होता है। फिर आता है व्हीट प्रोडक्शन, अबाउट 800 मिलियन टन, है ना। लगभग दुनिया में 800 मिलियन टन गेहूं प्रोडक्शन होता है, जिसमें चाइना सबसे ज्यादा करता है, इंडिया सेकेंड नंबर पर करता है और रशिया थर्ड नंबर पर करता है। क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यदि कोई अनाज पैदा होता है तो वह अनाज भी व्हीट ही है। कौन है? व्हीट। अपना जो दिया गया है वही सबसे ज्यादा पैदा होने वाला अनाज है वर्ल्ड के अंदर। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा धान पैदा होता है, पैडी पैदा होता है, जबकि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा क्या पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है। चलिए हम लोग क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। क्लासिफिकेशंस होता क्या है? क्लासिफिकेशंस का मतलब होता है जब प्लांट्स को उनके शारीरिक लक्षणों के अनुसार या फिजिकली सिम्टम्स जो होते हैं, इंटरनली जो सिम्टम होते हैं, उन सिम्टम्स के अनुसार उनको अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग भागों में डिवाइड्स कर देना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशंस कहलाता है। क्लासिफिकेशंस H. विटेकर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 5 किंगडम प्लान दिया गया था। कितना? 5 किंगडम प्लान दिया गया था। वो 5 किंगडम जो प्लांट है, 5 किंगडम प्लांट्स किसके द्वारा दिया गया था? H. विटेकर के द्वारा। यह साइंटिस्ट जो 5 किंगडम है उसके अंदर एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई एक्सेट्रा, ये 5 किंगडम दिए गए थे। इन किंगडम से जितने भी प्रकार के प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स प्लांटी फैमिली में आते हैं। जितने भी पौधे आते हैं वो प्लांटी फैमिलीज के हैं। कौन सी फैमिली? प्लांटी किंगडम के हैं। वो सभी लोग प्लांट्स किंगडम के अंतर्गत आते हैं। किंगडम का मतलब होता है जगत। क्या होता है? जगत। अर्थात और प्लांटी का मतलब होता है पादप जगत। क्लियर है? अब चलिए, अब फाइलम या संघ, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है डिवीजन, फाइलम या संघ। इसको अपन कहते हैं संघ, या इसको हम कह सकते हैं विभाग। क्या कह सकते हैं? विभाग। हिंदी में संघ, डिवीजन को हम विभाग कहते हैं। यह विभाग को दो प्लांटी के अंदर जो प्लांट है उन प्लांटों को हमने दो प्रकार से बांटा। एक एंजियोस्पर्म में बांटा, दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म। क्या होता है? जिम्नोस्पर्म। एक एंजियोस्पर्म और दूसरा होता है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी का मतलब होता है जिसके ऊपर कवर या छिलका पाया जाए, और जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावृत्त बीजी, जिसके ऊपर कोई छिलका नहीं पाया जाए, अर्थात कवरलेस। क्या कहेंगे? कवरलेस। ऐसे लोग जो नग्न होते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म में रखा जाता है, जैसे साइकस, पाइनस अपन कहेंगे। एंजियोस्पर्म में हम आवृत्त बीजियों को रखते हैं। सभी प्रकार की ज्यादातर फसलें इसी एंजियोस्पर्म में सम्मिलित होती है। अब आता है आपका क्लास।
क्लास का मतलब होता है वर्ग। वर्ग के अंदर हमने दो तरह से डिवाइड करा। एंजियोस्पर्म को दो तरह से डिवाइड किया गया, एक डाइकोटिलिडन और एक मोनोकोटिलिडन। जो दिया गया है वो मोनोकोटिलिडन है और दूसरा जो दिया गया है वो डाइकोटिलिडन है। दोनों की एक बात समझ लेना आप, डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन का मतलब होता है एक बीज पत्री, क्या होता है, और जबकि डाइकोटिलिडन का मतलब होता है द्विबीज, क्या होता है, पत्री। एक बीज पत्री क्या होता है, जिसके बीज को हम दो सिमिलर या सीड्स को दो सिमिलर पार्ट में, दो समान भागों में विभाजित नहीं कर सकते, वह मोनोकोटिलिडन, और जिसके बीज को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं वह डाइकोटिलिडन। द्विबीज पत्री भी अपन कहते हैं डाइकोटिलिडन को। जैसे मूंगफली है आपका, तो मूंगफली के दाने को आप क्या दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अलग हो जाता है। आपने चना लिया होगा, ग्राम लिया होगा, तो ग्राम के भी दाने को हम कितने भागों में, दो अलग अलग भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मूंग उर्द, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, इन लोगों को भी कर सकते हैं। तो ये लोग डाइकोटिलिडन है। और मोनोकोटिलिडन जिनके सीड को दो बराबर भागों में विभाजित नहीं किया जा रहा है, जैसे अपन कहें शुगर केन है, सॉरी, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, मेज है, इन लोगों के सीड्स को हम दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते। इनमें ये सारी फैमिली, अब इस एक बीजपत्री के अंदर मोनोकोटिलिडन के अंदर फैमिली आती है जिसे हम ग्रेमिनी फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके वर्ग के अंदर परिवार आता है। क्या आता है, परिवार, या कुछ लोग इसको कुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल या फैमिली या परिवार। चूंकि कुल या ग्रेमिनी, इसके अंदर एक बीजपत्री के अंदर ग्रेमिनी परिवार आता है। ग्रेमिनी परिवार के कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं ग्रेमिनी परिवार के अंदर? शरीर के ऊपर क्या पाया जाता है, छोटी छोटी नोट्स पाई जाती है, गठाने पाई जाती है कि? फिर इसके साथ पतली पत्तियों का पाया जाना, लीफ का पाया जाना, साथ में अपस्थानिक जड़ों का पाया जाना। इन अपस्थानिक जड़ों को हम सेमिनियल रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमिनियल रूट कहते हैं। और ये रूट्स स्टेम से निकलती है। ये लक्षण जिसमें दिखाई देते हैं वो ग्रेमिनी परिवार की है। पतली पत्ती, शरीर पर नोट्स या गांठों का पाया जाना, छोटी छोटी गठानों का पाया जाना और अपस्थानिक जड़ों का पाया जाना, ये सब ग्रेमिनी फैमिली के लक्षण हैं। अब इस परिवार के अंदर कई सारे पौधे सम्मिलित है। ग्रेमिनी परिवार में गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, गन्ना, बाजरा, इसके बाद दूब घास, घास परिवार भी अपन इसको कहते हैं। इसलिए ये सभी फसलें इसके अंदर आती है, जिसको अपन इंग्लिश में यदि कहें तो ग्रेमिनी में कौन कौन आते हैं, वीट आता है, पैडी आता है, सुगर केन्स आते हैं, है ना, बांबू आता है, बांस आता है, ध्रुव घास आती है। ये सभी प्रकार की जो ग्रासें हैं वो सब ग्रेमिनी फैमिली में आती है। चलिए अब आता है जीनस। जीनस को हिंदी में वंश कहा जाता है, क्योंकि वंश और वंश के नीचे सबसे क्या आती है, जाति आती है। अब ये चीजें आपको समझना है। वंश टिट्रिकम है, गेहूं का वंश कौन सा होता है, टिट्रिकम होती है, और जाति एस्टिवम कही जाती है। टिट्रिकम और एस्टिवम वंश और जाति से मिलकर एक नाम बनता है। दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो एक साइंटिफिक नेम बन जाता है। टिट्रिकम क्या बन जाता है, एस्टिवम। क्या बन जाता है, टिट्रिकम एस्टिवम। चूंकि टिट्रिकम एस्टिवम जो एक नाम लिखा गया है, इसको ही हम वैज्ञानिक नाम या क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम, या पादप के अंदर बात करेंगे तो बॉटनिकल नेम। यदि ये जंतुओं के अंदर बात की जाती है तो इसे हम जूलॉजिकल नेम के नाम से जानते हैं। क्योंकि यह साइंटिफिक द्विनाम पद्धति, इसको बायोनियल नेम सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो नाम है, जैसे टिट्रिकम और एस्टिवम, है ना। पहला वर्ड वंश से लिया जाता है, जीनस से, और दूसरा वर्ड जो लिया जाता है वो एस्टिवम से लिया, दूसरा जाति से लिया जाता है। अब इस तरह से यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लासिफिकेशंस को हम जिसमें पढ़ते हैं वो टेक्सोनॉमी साइंस कहलाता है। टेक्सोनॉमी के पिता कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट कहे गए हैं। कौन है, कैरोलस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमीज कैरोलस लिनियस, है ना। क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी यूनिट यदि कहा जाए तो सबसे ऊपर आता है जगत। क्या आ रहा है, जगत, अपन किंगडम कहते हैं। यह सर्वोच्च इकाई है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हाईएस्ट यूनिट अपन कह सकते हैं। और सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, स्पीसीज होती है क्लासिफिकेशंस की। समझ में आया होगा क्लासिफिकेशंस। चलिए आइए आगे अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कल्टीवेशन। अब क्योंकि साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस देखा था, अब अपन कल्टीवेशन के बेस पर हम लोग अपना क्लासिफिकेशन देख रहे हैं।
कल्टीवेशंस क्या होता है? कल्टीवेशंस का मतलब होता है खेती करना। खेती करने का मतलब होता है गेहूं को खेतों में उगाकर उसकी उपज लेना, और उस बेस पर हम क्रोमोसोम्स के अंदर कई सारी वेराइटियां गेहूं की है, जंगली प्रजाति भी है, सामान्य प्रजाति भी है, जिसमें हम सबसे ज्यादा कल्टीवेशंस करते हैं, हम उन वेराइटियों की बात करेंगे। अब सबसे पहले अपन कॉमन या ब्रेड व्हीट की बात करेंगे। कॉमन या ब्रेड व्हीट यदि कहा जाए तो यह टिट्रिकम एस्टिवम है। यही भारत के अंदर या विश्व में सर्वाधिक उगाया जाने वाला गेहूं है। इसकी हम चपाती बनाते हैं। यह एक हेक्साप्लॉइड प्रजाति है। इट इज हेक्साप्लॉइड वेराइटी प्रजाति है ना। इसके अंदर क्रोमोसोम्स की जो संख्या है, नंबर आप कितनी होती है? 42 होती है। अब आप यह खेती भारत के अंदर कितने प्रतिशत भाग पर की जाती है इसकी? तो टिट्रिकम एस्टिवम की खेती हमारे इंडिया में 87% पार्ट पर की जाती है। सर्वाधिक इसी की खेती की जा रही है। फिर दूसरी वैरायटी है टिट्रिकम ड्यूरम। इसको हम मार्कोनिक गेहूं भी कहते हैं, वीड टिट्रिकम ड्यूरम। चूंकि यह इसमें गुणसूत्रों की संख्या टेट्राप्लॉइड है। क्या है? टेट्राप्लॉइड है। इसमें 2n कितना होता है? क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 28। कितना होता है? 28। इसलिए अपन इसको टेट्राप्लॉइड प्रजाति कहते हैं। यूज किसमें किया जाता है? सूजी बनाने में किया जाता है। और ये भारत के अंदर है कि नहीं 87% पर टिट्रिकम एस्टिवम। मार्कोनिक गेहूं या ड्यूरम जो है वो 12% भाग पर क्या करा जाता है? उगाया जाता है। इमरवीट्स टिट्रिकम डाइकोकम टेट्राप्लॉइड प्रजाति है। यह भी 28 है। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो कितनी है? गुणसूत्रों की संख्या 28 है। इसके अंदर हमारा मतलब लगभग 1% भाग पर हम करते हैं। इस प्रकार टिट्रिकम एस्टिवम 87% पर है ना, 12% पर टिट्रिकम डाइकोकम ड्यूरम अपन करते हैं, और 1% पर टिट्रिकम। इस प्रकार से हमारा टोटल कल्टीवेशन जो गेहूं का होता है, इन 3 गेहूं की बातें की जाती है। चौथी जो प्रजाति आ रही है इंडियन डॉर्क व्हीट टिट्रिकम स्पोरोकोकम अपन कहते हैं। इसके अंदर हेक्साप्लॉइड प्रजाति है। इसमें 2n गुणसूत्र की यदि संख्या देखी जाए, क्रोमोसोम्स की संख्या देखी जाए तो 42 होती है। इस संवेदनशील है, सब्सेप्टिबल अपन कहेंगे अति संवेदनशील। किस बीमारी के? डिसीज ऑफ पर्टिकुलरली रस्ट बीमारी के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। रस्ट बीमारी के प्रति यह बहुत ज्यादा संवेदन, मतलब इसमें रस्ट बीमारी लगती है। रस्ट के बारे में अपन बात करेंगे। रस्ट को हिंदी में गेरुई कहते हैं। क्या कहते हैं? गेरुई। गेरुई जो है वह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? गेरुई जो है, गेहूं के अंदर जो गेरुई हो रही है 3 प्रकार की है। ब्लैक रस्ट है, येलो रस्ट है और ब्राउन रस्ट है। इन तीनों के बारे में अपन फोटो से डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, एरिया व प्रोडक्शंस। एरिया व प्रोडक्शंस की बात जब की जाती है तो हम लोग सबसे ज्यादा भारत के अंदर यूपी के अंदर क्षेत्र बोया जाता है। कहां बोया जाता है? उत्तर प्रदेश में। गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल बोने वाला क्या है? यूपी के अंदर बोया जाता है। फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब। अब उपज के अंदर, उत्पादन के अंदर यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन, मतलब गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादित कहां होता है? यूपी में होता है। बोया भी वहीं जाता है और उत्पादन भी वहीं होता है। प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पर उपज की बात की जाए तो प्रति हेक्टेयर उपज जिसके अंदर गेहूं के अंदर मिलती है, 1 हेक्टेयर में जितना दाना यदि मिलता है वो सर्वाधिक उपज पंजाब में होती है, और लगभग ये 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अब सोविंग की मेथड, गेहूं को किस तरह से बुआई की जाती है? तो बुआई करने की 3 अलग अलग विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 अलग अलग। फर्स्ट अपन कहेंगे ब्रॉडकास्टिंग, दूसरे नंबर पर ड्रिलिंग, तीसरे नंबर पर एक और विधि है जिसको अपन डिबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबलिंग। इस विधि को अपन डिस्क्राइब भी करेंगे। सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है छिटकवा विधि, छिटक कर गेहूं को बोना। ड्रिलिंग का मतलब होता है सीड्रिल के द्वारा फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके गेहूं को बोना, और डिबलिंग का मतलब होता है चुभाई करना। हालांकि इन तीनों मेथड्स की अपन डिस्क्राइब करेंगे। सीड रेट बात की जाए तो नॉर्मल जो सोविंग है उसके अंदर 100 केजी सीड्स पर हेक्टेयर अवेलेबल होता है ना। सॉरी, सीड रेट क्या होती है? गेहूं को 1 हेक्टेयर में जितने बीज बोए जाए वह बीज की मात्रा सीड रेट कहलाती है। अमाउंट ऑफ सीड्स रेट्स कहलाता है। जितना सोविंग करने के लिए वीट की रिक्वायर्ड पड़ती है वही सीड रेट कहलाती है। नॉर्मल सोविंग के लिए 100 केजी पर हेक्टेयर,
लेड या ब्रॉडकास्टिंग, यदि हम देर से बो रहे हैं या फिर छिड़काव विधि के द्वारा बो रहे हैं तो 125 किलोग्राम तक बीज दर डाल सकते हैं, बीजों की मात्रा डाल सकते हैं, जबकि सामान्य में 100 किलोग्राम। अब डिबलिंग मेथड्स की बात की जाए, डिबलिंग को अपन ने कहा कि इसमें चौबाई की जा रही है, तो इसमें सबाई के हर जगह पर खानों के अंदर दानों को डाला जाएगा, तो उसके लिए 25 से 30 किलोग्राम सीड की आवश्यकता होती है। सोविंग टाइम यदि बात की जाए तो चूंकि यह एक रबी की फसल है और रबी है मतलब कौन सा विंटर सीजन है, तो उस समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच इस फसल को आसानी से बोया जा सकता है। ड्रिलिंग रिक्वायर्ड लेस सीड्स देन अदर सोइंग मेथड्स, मतलब इसमें जो है सीड्स की बहुत कम रिक्वायर्ड होती है दूसरी विधि की तुलना में। 25 से 30 किलोग्राम बीज डिबलिंग के लिए सफिशिएंट माना जाता है, पर्याप्त माना जाता है। सोविंग टाइम बात ही कर चुके हैं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, पर बेस्ट सोविंग टाइम यदि बात की जाए तो वह बेस्ट सोविंग टाइम ये फोर्थ नाइट है ना, नवंबर का प्रथम पखवाड़ा मतलब 15 डे है ना, फर्स्ट डेट से 15 डे के लिए जो फर्स्ट तारीख है 1 से लगाकर 15 नवंबर के बीच को फोर्थ नाइट या प्रथम पखवाड़ा अपन कह सकते हैं, ये 15 दिन का है, उस वह बेस्ट स्विमिंग टाइम माना जाता है। इरिगेशंस की बात करते हैं। इरिगेशंस क्या होता है कि आर्टिफिशियल रूप से किसी भी क्रॉप को क्या करना, वाटर्स देना, फसल को पानी देना है ना, कैनाल्स के माध्यम से, पाइप के माध्यम से फील्ड तक पहुंचाना क्या कहलाता है, इरिगेशंस कहलाता है। इरिगेशंस वीट के अंदर कब कब दिया जाना चाहिए, तो गेहूं के अंदर 6 इरिगेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। यह 6 सिंचाई इनको हम अपनी इनकी क्रांतिक अवस्था पर क्रिटिकल स्टेज पर देते हैं। वो क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सी हो सकती है, पहली होती है सीआरआई अवस्था, क्राउड रूट इनिशियल स्टेज, सीआरआई स्टेज को अपन कहते हैं शीट्स मूल अवस्था भी कहते हैं। इसे 21 दिन की अवस्था पर देना चाहिए, यह मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है और कई बार सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में इस क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सीआरआई अवस्था कितने दिन पर आती है, 21 डेज पर। इरिगेशन की मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, सीआरआई। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, सीआरआई अवस्था है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं दूसरी स्टेज, टिलरिंग स्टेज। टिलर्स निकलते हैं, कल्ले फुटाव की अवस्था अपन कह सकते हैं। हिंदी में शीर्ष मूल अवस्था, पहली सीआरआई को अपन क्या बोलते हैं, शीर्ष मूल अवस्था। दूसरी अवस्था को अपन कहते हैं टिलरिंग स्टेज, इसको हम कल्ले फुटाव क्या कहते हैं, कल्ले फुटाव अवस्था। यह कब आती है, 40 से 45 दिन पर आती है, इस समय दूसरी सिंचाई करना चाहिए। तीसरी सिंचाई जॉइंटिंग, मतलब गांठे बनते समय। कब बनते समय, गांठे मैंने बताया है कि इस तरह की यदि गांठे बनने लग जाए उस समय पर देनी चाहिए। गांठे गेहूं के अंदर 60 से 65 दिन में बनने लग जाती है। फ्लावरिंग अवस्था है ना, फूल वाली अवस्था अपन कहते हैं, यह भी बहुत मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, 80 से 85 दिन पर हमें यह करना चाहिए। फिर फ्लावरिंग के बाद मिल्किंग स्टेज, दूध भराई के दानों में दूध भरने वाली अवस्था पर 100 से 105 दिन पर सिंचाई करना चाहिए। लास्ट 10 स्टेज पर अपन कहेंगे परिपक्वता की अवस्था पर हमें सिंचाई करना चाहिए 115 से 120 दिन पर। इस प्रकार गेहूं की जितनी भी अवस्थाएं क्रिटिकल, उन सारी की बात अपन ने की है, पर मोस्ट क्रिटिकल सीआरआई अवस्था होती है 21 डेज पर आती है। फर्टिलाइजर और मैन्यूअर। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इसको डिस्क्रिप्ट अपन समझ सकते हैं। ऐसे और इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स अपन कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में यूरिया ही आता है, इनऑर्गेनिक में बाकी सभी फर्टिलाइजर्स सम्मिलित होते हैं। वे ऐसे जो फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, जिनके प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, वे लोग फर्टिलाइजर्स। अर्थात जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं, पौधों की आवश्यकता के लिए उनके अंदर पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। दूसरे एक और शब्द लिया गया फर्टिलाइजर्स, इसको हिंदी में उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्वरक। दूसरा होता है मैन्यूअर। मैन्यूअर को हम क्या कहते हैं, खाद है कि जो भी जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं के जैविक अवशेष, जो अवशेष हमें मिलते हैं, रिड्यूस जो मटेरियल मिल रहा है, जैसे कंपोस्ट, डंक है, गोबर है, ये चीजें मिल रही है, इनको हम कंपोस्ट करके, तैयार करके
उचित परिस्थितियों में सड़ा गला कर तैयार करते हैं उसे हम मेन्यूअर कहते हैं। जैसे FIM फार्मयार्ड मेन्यूअर हो सकता है, ग्रीन मेन्यूअर हो सकता है, हरी खाद हो सकता है, इस तरह से, है ना, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, केचुए की खाद हो सकती है। इस तरह की खाद को तैयार करना मेन्यूअर कहलाता है। एनपीके की बात कर रहे हैं तो एनपीके का मतलब होता है मेन पौधों को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जरूरत होती है और अनाज वाली फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों की महत्वपूर्णता जरूरी है। कितना देना चाहिए? तो नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, 60 किलोग्राम क्या देना चाहिए? फास्फोरस, और 40 किलोग्राम क्या देना चाहिए? पोटास। है कि नाइट्रोजन तो हम क्या कहते हैं? N2O के फॉर्म में, P2O5 फास्फोरस और ये K2O पोटेशियम्स। ठीक है, चलिए आगे अपन चलते हैं। ये कब कब दिया जाना चाहिए? तो इस बात को ध्यान रखना है, नाइट्रोजन का हाफ डोज बुआई के समय ही अप्लाइड कर देना चाहिए, सोविंग टाइम कर देना चाहिए। और पोटेशियम और फास्फोरस जो हैं उन दोनों के हम लोग बुआई के समय कंप्लीट डोज दे देना चाहिए। बाकी बचा हाफ डोज जो नाइट्रोजन का है, थोड़ा थोड़ा करके 2 या 3 बार में हम लोगों को अप्लाई कर देना चाहिए टॉप ड्रेसिंग मेथड से, पहली और दूसरी सिंचाइयों में। फिर आता है वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण। वीड का मतलब होता है खरपतवार। ये वीड शब्द जो दिया था वो जेट्रो टूल साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जेट्रो टूल साइंटिस्ट नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। खरपतवार का हमें क्या करना है? प्रबंध करना है। प्रबंध इस प्रकार से करना है कि हम लोग अपनी फसल से कंपटीशन आने के पूर्व, प्रतियोगिता आने के पूर्व खरपतवार को हम नियंत्रित कर लें, जिससे वह पोषक तत्व की हानि नहीं कर पाए, वह नमी की, मॉइस्चर की हानि नहीं कर पाए, है ना, और कई सारी कंपटीशन होती है उन लोगों से, वो कंपटीशन नहीं कर पाए और हमारी फसल जल्दी से बढ़ जाए और उपज अच्छी मिले। इसलिए खरपतवार को नियंत्रण करना है। खरपतवार की डेफिनेशन यदि अपन कहें तो ऐसे अनवांटेड प्लांट जो बगैर बोए खेतों में जबरदस्ती उग जाते हैं, अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं। अब इसके अंदर खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं, एक मोनोकॉट और दूसरे डाइकॉट। मोनोकॉट को हम सकरी पत्ती वाले भी कह सकते हैं, डाइकॉट को हम चौड़ी पत्ती वाले भी कह सकते हैं। ये मोनोकॉट का एक्चुअल अर्थ होता है एक बीज पत्री। क्या होता है? एक बीज पत्री, जिसके दानों को 2 बराबर भागों में, और इसका मतलब होता है बीज पत्री। फ्लेरिस माइनर, मोनोकॉट सीड्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई वीड है तो वह गेहूं के अंदर पाया जाने वाला मिनिएचर वीड्स अपन कह सकते हैं, नकलची फ्लेरिस माइनर होता है। गेहूं सा, गेहूं का मामा, गुल्ले डंडा आदि नामों से इसको जानते हैं। यह पूरी तरह गेहूं से दिखाई देता है। इसके फोटोज हम इसमें देखने वाले हैं। फिर दूसरा है अविनाफतवा, इसको अपन जंगली जई कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगली जई। इनके ये साइंटिफिक नेम है, और ये अविनाफतवा जंगली जई कहते हैं। दोनों ही ग्रेमिनी फैमिली के मेंबर हैं। चलिए फिर आता है चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम बथुआ को कहते हैं, कोई लोग इसको बातलो भी कहते हैं, कोई लोग इसको चिला भी कहते हैं। यह सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाने वाला चौड़ी पत्ती वाला क्या होता है? खरपतवार होता है। दूसरा एनागिलस अर्वेंसिस कृष्णनील। क्या कहते हैं अपन? एनागिलस अर्वेंसिस या कृष्णनील अपन कहेंगे। यह डाइकोट वीड है, चौड़ी पत्ती वाला है, दोनों ही चौड़ी पत्ती वाले हैं। सबसे पहले इनके कंट्रोल के लिए अपन फोटो देख लें, फिर अपन डिस्कस करेंगे कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये आपको पहला फोटोज दिखाई दे रहा होगा, फ्लेरिस माइनर। क्या गेहूं की पत्तियां भी इसी तरह से है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, वैसी ही दिखाई देती है। तो फ्लेरिस माइनर की लीफ उसी तरह से है। दूसरा है जई, जंगली जई अविनाफतवा। आपने इस तरह के यदि कहीं पर पौधे दिखाई दिए जिनके इस तरह से होते हैं, यह अविनाफतवा या जंगली जई। फ्लेरिस माइनर का कंट्रोल हम आइसोप्रोट्यूरान से करते हैं। आजकल इसको छोड़ दिया गया है क्योंकि यह इसके प्रति क्या हो गया है, इसमें रोग, इसमें लड़ने की क्षमता पैदा हो गई है, तो आसानी से ये आइसोप्रोट्यूरान से खत्म नहीं होता। कंट्रोल पर इससे करते हैं। अविनाफतवा पोस्ट इमरजेंस की अवस्था पर हम लोग ट्रिब्यूनल का उपयोग करते हैं। ये दोनों वीडीसाइड्स हैं। चिनोपोडियम एल्बम, बथुआ का फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखा होगा आप लोगों ने, दिखाई देता है। फिर कृष्णनील, इस तरह के आपको, है ना, एनागिलस अर्वेंसिस कृष्णनील अपन कहते हैं। दोनों चौड़ी पत्ती के हैं। चूंकि चौड़ी पत्ती के लिए महत्वपूर्ण यदि कोई खरपतवार नाशी माना जाता है
वीडिसाइड्स यदि कोई कहा जाए या तो 2,4-D कौन सा माना जाता है? 2,4-D। 2,4-D का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। हालांकि सकरी पत्ती वाली सभी फसलों में हम लोग यदि चौड़ी पत्ती को मारने के लिए उपयोग करना है तो 2,4-D का हम इस्तेमाल करते हैं। डिसीज, अब डिसीज के बारे में अपन ने कहा गेहूं की प्रमुख डिसीज कौन सी होती है? रस्ट। रस्ट का मतलब होता है गेरुई। गेरुई अपन ने बात की, गेरुई 3 प्रकार की होती है। एक होता है लीफ रस्ट, जिसको हम ब्राउन रस्ट के नाम से भी जानते हैं, भूरी गेरुई। हम क्या कहते हैं? भूरी गेरुई। क्या कह सकते हैं? भूरी गेरुई। इसको लीफ रस्ट भी कहते हैं क्योंकि यह लीफ के ऊपर धब्बे बनाती है। और किसके द्वारा होती है? गेरुई किसी भी कोई भी हो, वो पक्सिनिया फंगस के द्वारा, कवक द्वारा जनित है। उस कवक का नाम है पक्सिनिया। क्या नाम है? गेरुई यदि कहीं होती है तो वो किसकी वजह से? पक्सिनिया, कवक या फंगस के द्वारा होने वाली यह बीमारी है। चूंकि वह कौन सा फंगस है? अब चूंकि रस्ट बीमारी 3 अलग अलग हैं तो उसकी स्पीसीज भी क्या होगी? अलग अलग होगी। पक्सिनिया की फंगस की स्पीसीज अलग होगी, पर पक्सिनिया सब में रहेगा। लीफ रस्ट आल्सो नाउ एज ब्राउन रस्ट इज कास्ड बाय फंगस पक्सिनिया टिट्रिसिना। ये पक्सिनिया टिट्रिसिना कवक के द्वारा होने वाला रोग है। इसका अभी फोटोज देखेंगे अपन। स्टेम रस्ट, इसको अपन क्या कहते हैं? तना, है ना, तने के ऊपर, स्टेम के ऊपर स्टेम गेरुई अपन कहते हैं, तना गेरुई भी कहते हैं। ब्लैक रस्ट, क्योंकि इसके अंदर स्टेम के ऊपर काले काले रंग के क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? ब्लैक रस्ट भी कहते हैं। यह भी पक्सिनिया के द्वारा होने वाली रोग है। पक्सिनिया ग्रेमिनस, है ना, स्पीसीज कौन सी होती है? टिट्रिसी, है ना, ये स्पीसीज के द्वारा होने वाला रोग है। फिर आगे होता है स्ट्रिप रस्ट, पट्टी वाला। स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टियां, है ना, इसको हम येलो रस्ट के नाम से भी जानते हैं। यह पत्तियों के ऊपर स्ट्रिप के रूप में पाई जाती है। पक्सिनिया स्ट्रिपफॉर्मिस अपन इसको, यह रोग कारक है, फंगस है। देख लेते हैं तीनों। पहला है अपना ब्राउन रस्ट, दूसरा है ब्लैक रस्ट, तीसरा है येलो रस्ट, जिसको अपन स्ट्रिप रस्ट भी कहते हैं। ये स्टेम के ऊपर, ये पत्तियों के ऊपर धब्बे देख रहे हैं, इन रेगुलर शेप में दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर भी इसमें क्या दिखाई रहे हैं? स्टेम के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इसमें स्ट्रिप बनी हुई है, पट्टियां बनी हुई है, इसलिए तीनों प्रकार के रस्ट इसी में। चलिए अगला है अपना लूज स्मट डिजीज। लूज स्मट अगला आता है कंड रोग। अपन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? कंड रोग। क्या कहते हैं? कंड रोग। ठीक है, यह रोग जो है कंड लूज स्मट जो है वो सीड बोर्न डिसीज के द्वारा होने वाला है, बीज जनित बीमारी है। इसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग। यह बीज जनित बीमारी है, बीज जनित बीमारी है, बीजों के द्वारा होने वाला यह रोग है, इसलिए बीज जनित या सीड बोर्न डिसीज कहते हैं। हालांकि कुछ सॉइल बोर्न डिसीज भी होती है जो मृदा के द्वारा पैदा होती है, पर ये बीज के द्वारा पहले से ही इसका रोग, इसका स्पोर जो है कवक का, वह बीज के अंदर पहुंच जाता है। जब जर्मिनेशन होता है तभी से यह बीमारी लग जाती है। इसके बीमारी का रोग कारक है फंगस, कवक है। कौन है? कवक। और उस कवक का नाम है अस्टिलेगो टिट्रिसाई अपन कहते हैं। दूसरी बीमारी है करनाल बंट। गेहूं की यह भी प्रमुख बीमारी है। इसके अंदर न्यूओसिस इंडिका नामक कवक के द्वारा यह होने वाली बीमारी है। अब गेहूं का एक गेगला रोग भी होता है, सेहू रोग भी अपन कहते हैं। यह नेमाटोड्स के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। वीट इज ए कॉल्ड ऑफ किंग ऑफ सीरियल। गेहूं को सीरियल का राजा कहा जाता है। फिर दूसरा पॉइंट दिया फर्स्ट मेड सीरियल टिट्रिकल, मतलब अपन ये कहेंगे मानव द्वारा तैयार किया गया पहला कृत्रिम अनाज गेहूं टिट्रिकेल है। यह गेहूं है, क्या है? टिट्रिकेल नामक गेहूं है, और इसको गेहूं और राई के संकरण से हमने तैयार करा है। टेम्परेचर ऑफ जर्मिनेशन, अंकुरण के लिए कितना तापक्रम की जरूरत पड़ती है? तो गेहूं के अंकुरण के लिए 18 से 22 सेंटीग्रेड तापक्रम की आवश्यकता होती है। अंकुरण क्या होता है उसको आप थोड़ा देख ले। गेहूं के अंदर एक रेडिकल और प्यूम्यूल, दो चीज निकलती है। रेडिकल से जड़ का निर्माण होता है, प्यूम्यूल से तने का निर्माण होता है। यह जैसे ही मृदा के अंदर से यह फूट कर बाहर निकलता है उसको हम अंकुरण या जर्मिनेशन कहते हैं।
प्रोटीन कंटेन इन व्हीट, गेहूं के अंदर वैसे तो कार्बोहाइड्रेट के लिए गेहूं जाना जाता है, पर प्रोटीन भी उसमें थोड़ा पाया जाता है, उसकी मात्रा 8 से 11% है, और उस प्रोटीन का नाम है ग्लूटीन है। कितना है? ग्लूटीन। व्हीट प्रोटीन इज ए ग्लूटीन, ग्लूटीन प्रोटीन के नाम से हम लोग जानते हैं। गेहूं के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लूटीन है, 8 से 11% तक यह पाया जाता है। अब फल का प्रकार, फ्रूट टाइप ऑफ व्हीट्स, क्योंकि गेहूं का जो फल है उसे हम कैरियोप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस, इसके नाम से जाना जाता है। क्योंकि गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, इन लोगों के सभी के दानों को हम कैरियोप्सिस कहते हैं, तथा इनके पुष्प क्रम को हम इन्फ्लोरेंस जो है, इनका पुष्प क्रम अपन कहते हैं, वह पुष्प क्रम स्पाइक होता है। क्या होता है? स्पाइक, अर्थात बाली बनती है। क्या बनती है? बाली बनती है, स्पाइक पुष्प क्रम वाला कहते हैं। अब आता है टेस्ट वेट। टेस्ट वेट को परीक्षण भार हिंदी में कहा जाता है। टेस्ट वेट क्या होता है? 1000 दानों का भार, है ना, 1000 सीड्स का 1000 दाने जो हैं, उन दानों का भार क्या कहलाता है? 1000 जो ग्रेन है, उन ग्रेन को हम यदि वेट कर ले, उनका वेट कर ले, तो वो 40 ग्राम यदि निकल रहा है, तो उसका टेस्ट वेट या परीक्षण भार, क्या कहते हैं हिंदी में? परीक्षण भार। टेस्ट वेट 1000 दानों का भार, परीक्षण भार, या 1000, है ना, दाने जो ग्रेन है, सीड्स हैं, उनका वेट क्या कहलाता है? टेस्ट वेट कहलाता है। गेहूं का टेस्ट वेट 40 ग्राम है। अगला है, अपन कहेंगे गेहूं के जो पड़ी हुई खाली जगह, जो रो के बीच में हम यदि इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, तो वो 9:1 में करेंगे, 9:1, अर्थात गेहूं की 9 कतारें लगाएंगे और 1 किसकी कतार लगाएंगे? मस्टर्ड की लगाएंगे। बायो फर्टिलाइजर फॉर वीड्स इन एजोला, एजोटोबैक्टर। बायो फर्टिलाइजर, गेहूं के अंदर यदि कोई जैविक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, एजोटोबैक्टर का किया जाता है। जबकि यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, धान के अंदर हम एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी, इन लोगों का भी उपयोग कर सकते हैं, पर गेहूं में एजोटोबैक्टर का यूज किया जाता है। अब वीट की कुछ वेराइटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीट की रेजिस्टेंस वेराइटी टू ऑल 3 रस्ट, है ना, रस्ट के प्रति यदि कोई तैयार है, उससे लड़ने की जिसमें क्षमता है, वो छोटी लर्मा और स्पेरो दोनों वेराइटियां हैं। फिर आता है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ सीआरआई, बात हो चुकी है, 21 डेज पर आती है। अब ये जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस, अपन ये डॉर्फनेस क्या हो जाता है? डॉर्फनेस का मतलब होता है बोनापन। क्या होता है? बोनापन, अर्थात इसके द्वारा तैयार जो जातियां हैं, वो बोनी जातियां कहलाती है। क्या कहलाती है? बोनी जातियां। ये जातियां क्या है? अपन ने कहा बोनी जातियां। बोनी जातियों को हमारे यहाँ वैज्ञानिक हैं जिनका नाम मेक्सिको अमेरिका के एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें हरित क्रांति के या ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर भी कहे जाते हैं वर्ल्ड के। इन्होंने जापान से, मेक्सिको, जापान से, है ना, नोरिन 10, जापान के पास बोनी जातियां जो डॉर्फ वेराइटीज थी, उनसे नोरिन 10 जीन लिया और अपनी दूसरी जातियों के साथ क्या करवाया? अलग करके, आइसोलेट करके, पृथक करके, जापानीज वेराइटी से हम लोगों ने जीन क्या करा? नोरिन 10 को अलग करा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने, है ना, और कई सारी नई जातियां विकसित की। वो उस नोरिन 10 से जो जातियां विकसित की गई, वो डॉर्फ वेराइटीज है। वह नोरिन 10 के द्वारा, वह जीन कौन सा है? नोरिन 10 अपन जीन कहते हैं। और यह काम किसने करा? बोरलॉग ने। वह जीन कहां से लिया गया है? जापानीज वेराइटी से लिया गया है। आइसोलेट किसने किया? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने। और उसके द्वारा जो तैयार जातियां हैं, अधिक उपज वाली और दाना छोटा होता है, वो जातियां तैयार की गई है। फ्लेरिस माइनर कंट्रोलेड बाय सल्फोफ्यूरॉन्स, अपन ने बात की है कि वह आइसोप्रोटूरॉन से कंट्रोल नहीं होता, तो वह सल्फ्यूरॉन से कंट्रोल होने वाला है। ट्रिपल जीन डॉर्फ वेराइटीज कब होती है? 3 जीन वाली वेराइटीज जो रिलीज की गई है, वह दी गई है 1970 में, 1970 में तैयार की गई है। ट्रिपल जीन डॉर्फ वेराइटीज वीट की कौन सी है? ट्रिपल जीन वाली, है ना, तिहरी जीन वाली जो बोनी किस्में हैं, वह हीरा है, मोती है, लाल बादशाह है। म्यूटेंट वेराइटीज ऑफ वीट आरसो सरबती, सोनारा एंड पूसा, यह वेराइटी कौन सी है? म्यूटेंट। म्यूटेंट का मतलब होता है उत्परिवर्तित किस्में। उत्परिवर्तित किस्में, इसको ध्यान रखना है। क्या कहते हैं हिंदी में? उत्परिवर्तित
वेराइटीज अपन कह सकते हैं। सिंगल जीन वाली डॉर वेराइटी लर्मारोजो, चौसाटे, सुजाता, सोनालिका, है ना, डेवलप फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ एसडी 15, 1553 एंड आरआर 21 आदि वेराइटियां सिंगल जीन वाली है, एकल जीन वाली है। डबल जीन वाली है कल्याण सोना, डेवलप फॉर कल्याण 27 एंड सोना 227, इनसे हम तैयार की गई है। सोनारा 64, छोटी लर्मा, एसडी 209 आदि वेराइटियां डबल जीन वाली वेराइटियां हैं। सुजाता सुटेबल फॉर ड्राई लैंड, सुजाता जो किस्म है, अंडरलाइन कर लेना इसको, यह किस्म शुष्क क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी जाती है। शुष्क का मतलब होता है जहां पानी की कमी होती है, उन क्षेत्रों के लिए कम पानी में यह अच्छा उत्पादन कर जाती है। फिर लोक वन सुटेबल फॉर लेट सोविंग, लोक वन जो वेराइटी है वह देर से बोई जाने वाली जाती है, उसके लिए अच्छी मानी जाती है। अब आता है गेहूं का जो पौधा है वो C3 पौधा है, C3 प्लांट है। कौन सा है? C3 प्लांट अपन कहेंगे। गेहूं एक C3 प्लांट है। C3 क्या होता है उसको समझे। जब पौधा फोटोसिंथेसिस करता है तो वह फोटोसिंथेसिस करता है तो वो CO2 को क्या करता है? ग्रहण करता है। और CO2 को जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे कौन उसके अंदर करता है? तो RUBP प्लांट्स के अंदर उपस्थित RUBP राइबोलोज बायफॉस्फेट उसको एक्सेप्ट करके 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे सभी पौधे जिनको 3 कार्बन वाले उत्पाद में फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं वही पौधे C3 प्लांट्स कहलाते हैं। क्योंकि C3 प्लांट्स को केल्विन नामक साइंटिस्ट ने देखा, है ना, इस साइकिल को किसने देखा? केल्विन ने देखा, इसलिए इसे केल्विन साइकिल भी अपन कहते हैं। और ऐसे पौधे जिसमें केल्विन साइकिल रन करता है वह C3 प्लांट कहलाते हैं। साथ में लॉन्ग डे है। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब होता है, गार्नर तथा एलार्ड दो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने देखा कि गेहूं के अंदर जितनी भी चीजें पाई जा रही है वह गेहूं के अंदर जो पाई जाने वाली वेराइटियां हैं उन वेराइटियों के अंदर गेहूं के अंदर पौधे जो लॉन्ग डे का मतलब होता है जिन पौधों को लाइट की रिक्वायरमेंट, गार्डन तथा एलार्ड्स ने यह देखा कि जो पौधे को प्रकाश की ज्यादा जरूरतें होती है, ज्यादा जरूरत का मतलब होता है जिसके लिए कम से कम 10 से 11 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। कितने घंटे की? 11 आवर से अधिक प्रकाश चाहिए। कितने घंटे से? 11 आवर से अधिक यदि प्रकाश मिल रहा है तो ऐसी वेराइटियां क्या कहलाती है? लॉन्ग डे वाली जातियां, प्रजातियां या पौधे कहलाते हैं। ये गार्नर और एलार्ड ने कहा इनकी मैच्योरिटी के लिए, फ्लावरिंग के लिए, परिपक्वता के लिए 11 घंटे, और सभी लगभग रबी की जितनी भी फसलें हैं वो लॉन्ग डे वाली फसल आती है। चलिए आगे है डेप ऑफ सोविंग। गेहूं की बुआई जो की जा रही है वो कितनी गहराई पर करते हैं? तो 4 से 6 सेंटीमीटर नॉर्मली करते हैं, पर लंबी जातियों के लिए, टॉल वेराइटीज के लिए 8 से 9 सेंटीमीटर डेप्थ तक डाल सकते हैं, और ट्रिपल जीन वाली वेराइटीज के लिए 3 से 4 सेंटीमीटर तक डाल सकते हैं। कुछ वेराइटियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। गेहूं की महत्वपूर्ण वेराइटियां सुजाता, मुक्ता, सोनालिका, नर्मदा 4, सोना, शेरा, WH 147, जयराज मेघदूत, है ना, SD 2285, NP 404, कुंदन, स्मॉल लर्मा, वाइड लर्मा, सरस्वती, UP 368, मालविया, है ना, 12 अर्जुन, है ना, इस तरह से अमृता, अमर, है ना, स्वर्णा, है, मालव, शक्ति, कंचन, ये सारी वेराइटियां किसकी है? गेहूं की है। अब गेहूं के लिए हम लोग क्रॉप के बात करेंगे, किस तरह की क्रॉप के लिए, उसके लिए किस प्रकार की मृदा की रिक्वायरमेंट है, सॉइल की जरूरत है। तो हर फसल के लिए अलग अलग सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो गेहूं के लिए क्ले सॉइल, क्ले लोम सॉइल, दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी? दोमट मृदा बहुत बेस्ट मानी जाती है। अब चूंकि ये क्रॉप जो है, वीट जो की बात की है, इसके लिए pH भी हमारा 7.6 to 7 pH पर आसानी से इसकी खेती की जाती है। मोस्ट सुटेबल pH 6 to 7। ओरिजिन प्लेस, ओरिजिन प्लेस जहां पर यह देखा गया है पहली बार वह स्थान क्या कहलाता है? उसका ओरिजिन प्लेस, नेटिव प्लेस या उत्पत्ति स्थान। साउथ वेस्ट एशिया इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। पोध से पोध की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, ये दो चीजें होती है
तो 20 से 25 सेंटीमीटर, ये एक पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, इन दोनों के बीच की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। और एक पौध से दूसरे पौध की, इन पौध से पौध की दूरी अर्थात प्लांट टू प्लांट के बीच की डिस्टेंस 5 से 10 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, है ना। तो हम इसको औसत रूप से 20 और 5 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 5 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, है ना, रो टू रो की डिस्टेंस कितनी, 20 सेंटीमीटर, और प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस कितनी, 5 से 10 सेंटीमीटर तक हम रखते हैं। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब होता है कितने समय में यह पकेगी, अवधि कहलाती है। यह गेहूं जो है वो 120 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाता है। और यील्ड किलोग्राम पर हेक्टेयर, इसकी उपज की बात की जाए तो हमने कहा 45 से लगाकर 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी उपज, और आजकल नई वेराइटियों में 50 से 60 क्विंटल तक उपज देखी जाती है सिंचित क्षेत्रों में। कहां पर, सिंचित क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर क्विंटल में यह उपज देखी जा रही है। पर जहां सिंचित नहीं है, अनइरिगेटेड एरिया है, वहां 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज देखी जाती है। वीट कार्बोहाइड्रेट के लिए जाने वाला है, गेहूं कार्बोहाइड्रेट के लिए जाने वाली फसल है। जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट क्या होता है, बहुत अधिक पाया जाता है। गेहूं के अंदर 67 से 77% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं की कुछ और बातें हैं, सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है, स्वपरागित फसल है। परागण का मतलब होता है एक के नर भाग निकलकर उसी की मादा या स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं, तो वह कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो यह स्वपरागित फसल है और लॉन्ग डे का प्लांट है। चूंकि यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, शॉर्ट डे लिखा है, तो इसको आप लोगों को लॉन्ग डे का प्लांट है। चाइना इज हाईएस्ट, दुनिया में अपन ने पहले बात कर चुके हैं, चाइना सबसे ज्यादा क्या करता है, गेहूं का प्रोडक्शन करता है। गेहूं का भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पूरे वर्ल्ड का 11.77% तक हम लोग क्या करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं। यहीं पर कुछ बातें और भी आपको ध्यान रखना है। गेहूं का 19-20 में उत्पादन, 19 और 20 का उत्पादन 107 मिलियन टन है। भारत के अंदर 107 मिलियन टन अप्रोक्स क्या हुआ है, अनाज उत्पादित हुआ 19 और 20। फिर आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया 1965। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो मैंने आपको पहले कहा हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब होता है गेहूं और चावल की उपज बढ़ाने के लिए 1965-66 में सरकार के द्वारा हरित क्रांति चलाई गई। यह हरित क्रांति डॉक्टर MS स्वामीनाथन की उनकी प्रेजेंस में यह काम शुरू किया गया। MS स्वामीनाथन ने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर नई वेराइटियां, डॉर्फ वेराइटियां, बोनी किस्में विकसित की गई और उन विकसित की गई वेराइटियों को हमने खेतों में लगाया और उपज को बढ़ाया। फिर आता है मॉइस्चर कंटेंट। अब मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, क्योंकि गेहूं की कब कटाई की जाएगी, तो गेहूं के अंदर यदि पानी की मात्रा 25 से 30% होती है तब हम उसे आसानी से हार्वेस्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। फिर उसको करने के बाद थ्रेसिंग कर दी जाती है, फिर उसको हम भंडारित करते हैं, स्टोरेज करते हैं। सेफ स्टोरेज करने के लिए दानों के अंदर नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 10 से 12% तो होनी चाहिए। फिर अपन कहेंगे वीट के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट है 60 से 80 सेंटीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। आप लोग ध्यान दें, जो मैंने गेहूं पढ़ाया है वह गेहूं आपको बहुत अच्छे से है। कई सारे गेहूं से कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें। इसको इस तरह के वीडियो हर रोज डाले जाते हैं, हर तीसरे चौथे दिन ये वीडियोस डलते हैं आपके लिए। आपकी किसी भी प्रकार की कंपटीशन, एग्रीकल्चर की सेक्टर्स की कंपटीशन एग्जाम्स के लिए यह महत्वपूर्ण है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।